नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए मार्केट लगातार जिस तरीके से प्रेशराइज़ में है और प्रेशराइज़ में मतलब कोई नेगेटिव से न्यूज़ नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो चलेगा ही क्योंकि इतने दिन तो मार्केट भाग रहा था, तो कभी न कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो अभी देखा जाए तो प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, तो इस टाइम में आपको ये सिनेरियो देखने को मिलेगा और कुछ कंपनीज़ के ऊपर नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जिसके ऊपर आज बातचीत करूँगा और मैंने कुछ कंपनीज़ के ऊपर ट्रेड भी लिया था। वो ट्रेड कहाँ तक गया और किस बेसिस में टारगेट दिया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है येस बैंक। देखिए येस बैंक के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बना था, पहले एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन भी हो चुके थे। तो कंफर्मेशन होने के बाद मैंने क्या किया, इसके नीचे जब भी इस लेवल में आया तो एंट्री लिया और मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट जो टारगेट होगा वो इस लेवल तक होगा। तो फर्स्ट जो टारगेट बना करीबन 22% के आसपास और सेकंड जो टारगेट था वो टारगेट था करीबन 24 रुपीज़ के आसपास। तो 24 मतलब इसका टारगेट रेशियो जो था अराउंड अराउंड 39% के आसपास। और ये टारगेट होने के लिए मैं आपको दो चीज़ बताए थे कि यहाँ पे एक रेंज ट्रेड बना था और रेंज ट्रेड का मतलब है कंटिन्यूसली आपको बाइंग कैंडल देखना चाहिए, बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं होना है। तो कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल बने और उस वो भी कितना 39% के आसपास, और 39% के आसपास जब बाइंग कैंडल बने तो उस रेंज को आप ध्यान से देखना। उस रेंज में एक चीज़ को आपको याद रखना है, तो जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने तो दो चीज़ों को ध्यान रखना है कि वो पैटर्न्स अगर 200 डेज ईएमए के नीचे स्टार्टिंग हो, मतलब इस तरीके से स्टार्टिंग होकर अगर बाइंग कैंडल बन रहा है, तो हायर पॉसिबिलिटी है जब भी उस लेवल को नीचे लेवल को टच करेगा तो एंट्री बनेगा और यहाँ तक टारगेट बन सकता है। तो ये जो रेंज है ये रेंज बनने का चांसेस है। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे 200 डेज ईएमए के ऊपर ही यहाँ पे कैंडल ओपनिंग स्टार्ट हुआ। तो मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रिक्सी जोन लग रहा था क्योंकि येस बैंक उतना मेरे हिसाब से उतना बेस्ट कंपनी नहीं है और मतलब एक लार्ज कैप कंपनी भी नहीं है। तो उस बेसिस में मैंने थोड़ा इस जगह पे रिस्क नहीं लिया। मैंने एंटी एक्चुअली यहाँ पे कफ विद 100 बनने के बाद यहाँ पे एंटी लिया और मेरा टारगेट यहाँ पे हो चुके थे, मैं एग्जिट भी कर चुका था। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था और फाइनली देखिए कंपनी फिर से रिवर्सल करके उस लेवल तक चला गया। तो देखिए सब कुछ पॉसिबल है अगर आप इसको सीखते जाएंगे। क्योंकि तो यहाँ पे जो पैटर्न्स बना था वो पैटर्न्स ईजी तरीके से अचीव भी हुआ। तो अभी अभी आप कहेंगे सर अभी क्या करना चाहिए? देखिए अभी फिलहाल के लिए तो मैं इंतजार करूंगा क्योंकि यहाँ पे फिर से एक बड़ा सा कप बनने का इंतजार, यहाँ पे कप तो बन चुके हैं, अभी हैंडल बनने का मैं इंतजार करूंगा। अगर कप विद 100% बने तो मैं जरूर इसके ऊपर एंट्री लूंगा क्योंकि पता चल रहा है कि क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट आने वाला है कि येस बैंक के ऊपर अच्छा खासा एक रिजल्ट धमाका देखने को मिल सकता है। पहले ही कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट पिछले क्वार्टर्स में भी किया था, करीबन 6,700 करोड़ के आसपास और 6,400 करोड़ के आसपास कंपनी का पहले रेवेन्यूज था पिछले क्वार्टर्स में, उसको बीट किया और उसके बाद आगे भी बढ़ा। कंपनी देखिए एक्सपेंस को मिटाने के बाद 160 करोड़ से डायरेक्टली 229 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जर्नी दिखाया। तो बहुत सारे दोस्त मुझे ये कहेंगे सर पिछले सालों में तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट था, तो इस बार प्रॉफिट तो कम हो चुके थे, तो क्या फ़र्क है? हाँ, फ़र्क तो यही पे है कि कंपनी प्रॉफ़िट तो ज़्यादा किया था, मगर कंपनी का एनपीए बहुत ज़्यादा था। अभी एनपीए होता क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि कोई भी बैंक्स और कोई भी फाइनेंस कंपनी के लिए एनपीए जितना ज़्यादा होगा, उतना ही कंपनी के लिए प्रेशर बनेगा। क्योंकि मार्केट में जो जितने पैसा वो लोन के हिसाब से कस्टमर को देके रखा है, कॉर्पोरेट को दिया है, वो लोन जितने कम उठा पाएँगे, उतना ही बैंक के लिए प्रेशर बनेगा। तो परसेंटेज जो ज़्यादा है, इसका मतलब लोन मार्केट से ज़्यादा उठा नहीं पाए। तो अभी फिलहाल के लिए वो परसेंटेज कितना आया, 1% से भी नीचे, और इस बार प्रॉफिट भी अच्छा हुआ। तो इसी के कारण की वजह से मैंने टेल लिया था और फिर से मैं टेल लेने वाला हूँ क्योंकि जो पैटर्न्स मैंने आपके साथ शेयर किया, यहाँ पे बिग कप बना और एक छोटा सा अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करे और ब्रेकआउट करे तो मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर भी एफ और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग दिखेगा। इंस्टीट्यूशन जैसे एफ ने होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, पहले 7% 8% होल्डिंग था, वो बढ़ाकर कर चुके हैं 23%। और डीएस के पास 45% का होल्डिंग था, बीच में थोड़ा कम हो गया था करीबन 37% के आसपास, और अभी कितना 40% के आसपास यहाँ पे टोटल होल्डिंग्स डीएस के पास देखने को मिली। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट के कारण कारण के वजह से मैंने टेल लिया था। और लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ तो आप ध्यान से देखना। तो कुछ छोटा मोटा डिलीवरी का परसेंटेज उठा जा रहा है, मतलब कंपनी जो टारगेट हो चुका है, तो वहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो जब प्रॉफिट बुकिंग सिचुएशन देखने को मिलता है उस जगह पे वॉल्यूम कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे लोग एग्जिट करके बाहर हो रहा है, तो उस जगह पे बाइंग का वॉल्यूम कम दिखेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है।
तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका नाम है आईआरएफसी। देखिए आईआरएफसी वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है। मैं पीएसयू बैंक के ऊपर पीएसयू कंपनीज के ऊपर निवेश उतना ज़्यादा नहीं करता हूँ, फिर भी इस पीएसयू कंपनीज के ऊपर मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसे फाइनेंस कंपनी है जो जितने सारे लोन आज तक प्रोवाइड किए उनमें 100% लोन मार्केट से उठा पाया। तो यही कंपनी की सबसे बड़ा खासियत है। अभी देखिए मुझे इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट भी देखने को मिला है। वो वीकनेस पॉइंट क्या है, कंपनी बता रहे थे कि इतने दिनों तक जो कंपनी लोन दे रहे थे वो किसको दे रहा था, रेलवे कंपनी को। तो आज वो कुछ प्राइवेट कंपनी के ऊपर लोन देने वाले हैं। अभी देखिए कुछ कॉर्पोरेट के लोन देने मतलब यहाँ पे रिक्सी जोन तो हो सकता है, यहाँ पे रिक्सी सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है। अभी उस सिचुएशन के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनीज के ऊपर जो बाकी परफॉर्मेंस है वो आपको बेस्ट दिखेगा। जैसे फी रेशियो तो ठीक ठाक है, थोड़ा सा इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई बात नहीं, 30 के अंदर है, मतलब पी रेशियो बेस्ट है। और आर उतना ज़्यादा नहीं है, मगर आर बेस्ट देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी मतलब पर इक्विटी में कितना रिटर्न कमा रहा है कंपनी, तो ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ कंपनी के सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो है कंपनी का ग्रोथ। देखिए कंपनी का डेप्थ जो है वो 8.5% के आसपास डेप्थ ऑफ इक्विटी है। करीबन 4 लाख के आसपास कंपनी डेप्थ लिया। कंपनी का मार्केट कैप 1,30,000 और डेप्थ ले लिया 4 लाख। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चन मुझे बहुत बार कर चुके हैं कि सर डेप्थ तो बहुत ज़्यादा है, करीबन 4 गुना। हाँ, डेप्थ जो फाइनेंस कंपनी है उसमें डेप्थ अगर ज़्यादा दिख रहा है तो आपको दो चीज़ देखना है कि कंपनी का सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लगातार सेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं धीरे धीरे करके। उस बेसिस में कंपनी के एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू मेंटेन कर रहा है कंपनी। हाँ, इस बार थोड़ा सा नेट प्रॉफिट कम हुआ पिछले सालों की तुलना से, कोई बात नहीं, इस तरीके से तो चलते रहेंगे। अभी कंपनी की इतना प्रॉफिट होने के बाद कंपनी ने क्या किया, कर्जे को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। जब कोई फाइनेंस कंपनी खुद के कर्जे के ऊपर मतलब धीरे धीरे खुद का बोरिंग्स बढ़ा रहा है, मतलब खुद का कर्जा बढ़ा रहा है, तो सोचना कंपनी आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहा है। और इसी वजह से कंपनी के ऊपर मैं बुलिश फील करता हूँ। और एज ए इन्वेस्टर आपको देखकर लगेगा कि इंस्टीट्यूशन तो नहीं है तो कंपनी के ऊपर निवेश करना सही नहीं होगा। तो मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग ज़्यादा रहेगा। अगर कंपनी के ऊपर जो होल्डिंग अभी है 86.36% के आसपास, यहाँ पे जो होल्डिंग है इस होल्डिंग को बेचना पड़ेगा। बेचना मतलब कितना बेचना पड़ेगा, सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। करीबन 11.36% का होल्डिंग यहाँ पे बेचना होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो परसेंटेज है वो परसेंटेज आपको उसी तरीके से देखने को मिलेगा जिस तरीके से सॉरी उसी तरीके से होल्डिंग को जब बेचेंगे वो डायरेक्टली एफआईएस और डीएस के पास देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी के परसेंटेज दिखा दूँ तो एवरेजली 30 to 39% के आसपास डिलीवरी देखने को मिले। और इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, तो यहाँ पे कप तो बना और मैं इंतजार कर रहा हूँ हैंडल बनने का। तो मुझे हैंडल का इंतजार है। अगर हैंडल क्रिएट करे उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो बाकी यहाँ पे होगा क्या नहीं होगा वो तो अलग बात है। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो मैं इंतजार करूंगा इसका मौके का फ़ायदा उठाने का। तो जब मौका मिला तब मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, मतलब जब मौका मिलेगा तब मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मिलता रहेंगे। और हाँ, मेरे अपडेट हमेशा लर्निंग पर्पस में होते हैं, एजुकेशन पर्पस में होते हैं, कोई भी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ एक बार बातचीत करके ही काम करना। ब्लाइंडली मेरे बात सुनकर काम मत करना, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए फाइन ऑर्गेनिक कंपनी का नाम में ही फाइन डेटा देखने को मिला। तो फाइन ऑर्गेनिक एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी सिर्फ केमिकल को बनाते नहीं है, कंपनी आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोसेस से लेकर सप्लायर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर डीलर से लेकर इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स सबको लेकर का इस मतलब कंपनी ने क्या किया, ऑब्वियसली इस बिजनेस को आगे बढ़ा किया। तो कितना कितना बड़ा किया वो देख लीजिए। कंपनी एकदम जीरो डेप्थ कंपनी है, कोई भी कर्जा नहीं है। और कंपनी केमिकल सेक्टर होने के नाते भी कंपनी के देखिए आरओई को बेस्ट तरीके से मेंटेन कर रहा है। इनकम भी अच्छा है और हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, पी रेशियो एकदम सस्ते में है। उसके साथ साथ प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है वो 75% के आसपास है। और सबसे मज़ेदार बात क्या है आप जानते हैं, कंपनी की जो इस खराब सिचुएशन है जब केमिकल का सेक्टर लास्ट 2 ईयर्स में केमिकल सेक्टर का हालत खराब हुआ है, उस उस सिचुएशन का अगर देखें तो कंपनी के जो सेल्स है वो बहुत कम हो चुके हैं।
तो अराउंड आप बोल सकते हैं 40% के आसपास। उसके बाद देखिए कंपनी का प्रॉफिट जर्नी जो 100% के आसपास प्रॉफिट कम हुआ है। तो सॉरी 50% प्रॉफिट कम हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो ग्रोथ है अर्निंग पर शेयर का, तो ग्रोथ धीरे-धीरे करके बढ़ रहा था, वो फिर से ग्रोथ थोड़ा-सा कम हुआ। तो इसमें कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी नहीं है, टोटली सेक्टर में दिक्कत है, पूरा का पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है, तो इसलिए कंपनी के ऊपर प्रेशराइज़ देखने को मिला। फिर भी देखिए मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, इस खराब सिचुएशन में भी बिज़नेस के ऊपर कंटीन्यूअसली प्रोसेसिंग के ऊपर पैसा लगाते चले जा रहे हैं। और उसके साथ-साथ कंपनी को लास्ट कुछ डेटा के बारे में बात करूँ, तो जो ट्रेड रिसीवेबल है, मतलब ट्रेड कितना रिसीव हुआ? करीबन 290 करोड़ के आसपास और 350 करोड़ के आसपास, 300 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का ट्रेड रिसीव कंपनी ने किया है। एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है, कुछ इस तरीके से आपको शेड्यूल होते देखने को मिले हैं। अभी इसका डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो आप देखेंगे तो लास्ट कुछ फ्यू डेज़ में कंपनी का डिलीवरी का परसेंटेज एक अलग लेवल का देखने को मिला है, 9% के आसपास। तो जंप क्यों हुआ? देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बनने जा रहे थे, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फिर से एक शोल्डर बना और मुझे लगता है फिर से यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो चुके हैं, जिसका नाम मैं दूँगा हेड। क्योंकि ये जो पहले जो पैटर्न था, ये पैटर्न कैंसिलेशन हो जाएगा क्योंकि जो शोल्डर बना था उससे भी बड़ा एक शोल्डर क्रिएट किया तो उसको कैंसिलेशन किया जाएगा। अभी देखिए नया पैटर्न को आप ज़रूर देखिएगा, वो पैटर्न कहाँ पे है? यहाँ पे देख सकते हैं, क्या बना? शोल्डर बना और उसके बाद यहाँ पे एक हेड बना, फिर से अगर एक शोल्डर क्रिएट करके ब्रेकआउट करे, तो मैं ज़रूर एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। और आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे कितना टाइम लग सकता है? देखिए कितना टाइम लगेगा, किस तरीके से टारगेट होगा, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए आपको इस कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो ज़रूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो एक गवर्नमेंट कंपनी है क्योंकि इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है और प्रोमोटर है उसके बारे में बात करूँ तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही 72.86% का होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो इस बात से मैं ज़रूर कहूँगा कि कंपनीज़ के ऊपर जो लगातार जो ग्रोथ है वो कुछ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कारण ही हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव डिसीजन ले रहा है, कुछ बहुत बड़ा से बड़ा कंपनी को टारगेट भी दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट भी दिया जा रहा है जिसके चलते कंपनी आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के कारण कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इस बार ट्रेड भी रिसीव हुआ, करीबन 300, साढ़े 300, 400 करोड़ के आसपास। अभी देखिए इस कारण की वजह से मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी हुआ है। वो अनाउंसमेंट क्या है? स्प्लिट का। कंपनी 10 तारीख को मतलब कल के दिन सॉरी का मतलब पिछले दिनों का लास्ट डेट था। प्रीवियस डे 9 तारीख को लास्ट डेट था इसका खरीदारी करने का। तो आज के दिन आपको 1 के बदले 2 शेयर आपको कंपनी देने वाला है। तो जितने सारे लोगों के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, वो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपके डीमैट अकाउंट में एक्स्ट्रा शेयर ऐड हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप 2 से 3 दिन वेट कर लीजिए और वो भी मार्केट डे में वेट करना, ऐसे नहीं कि छुट्टी के दिन वेट कर रहे हैं। तो उस दिनों के अंदर आपको ज़रूर ऐड हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आपका जो आप जिस कंपनी के माध्यम से अकाउंट ओपन करके काम कर रहे हैं, मान के चलिए ज़ीरोधा के पास आपका अकाउंट है, तो उस कंपनी के टोल फ्री नंबर में फ़ोन करिए और सारी चीज़ों को पूछिए, आपके पास अकाउंट में ऐड क्यों नहीं हुआ। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।